नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको यूपीएससी इंसर संतोष गावंडे में। तो आज हम इकोनॉमी के पीवाईक्यू का एनालिसिस करने वाले, जहां पर हमने अब तक मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन बजट सिस्टम इसके पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे, उसी में हमारे कुछ पोर्शन बाकी रह गए थे। कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो 2025 के क्वेश्चन हैं इंडियन बजट के, वो ऐड नहीं हो पाए थे। आज हम पहले 2025 में वो 3 क्वेश्चन आए थे, उनका एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से लगभग 15 साल की जो 2010 से 1975 तक के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए, तो बाद में उनको देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के सेशन को हम शुरुआत कर देते हैं। देखिए 2025 के पहला 2025 में बजट से संबंधित पहला क्वेश्चन ये आया था। मान लीजिए, देखिए अब तक क्या हो रहा था इकोनॉमिक में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन 2025 से थोड़ा रुझान बदल गए। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका अनुप्रयोग किस तरीके से किया जाएगा, फार्मूले आपको याद तो नहीं करने, लेकिन उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, उसका कुछ डाटा वगैरह दिया हुआ है और डाटा का प्रयोग करके आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। तो वही 2025 का ए सेट का लगभग 61 का क्वेश्चन यही था। ठीक है। तो पर यहाँ पर कहा है कि मान लीजिए कि राजस्व व्यय 80,000 करोड़ है और सरकार की राजस्व प्राप्तियां 60,000 करोड़ है। सरकारी बजट 10,000 करोड़ का उधार और 6,000 करोड़ का राजस्व भुगतान भी दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजकोषीय घाटा हमारा 20,000 करोड़ का है। देखिए 20,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा, हमें राजकोषीय घाटा ये क्या होता है? राजस्व, जहां पर हमारा राजस्व आय कम रहती है राजस्व प्राप्तियां से, राजस्व व्यय हमारा ज्यादा रहता है और राजस्व आय हमारी कम रहती है, तब राजकोषीय घाटा हमें होता है। तो उसी तरह यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं, हमारा फार्मूला क्या बनता है? राजस्व आय माइनस राजस्व प्राप्तियां। ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या बताया गया कि हमें राजस्व प्राप्तियां कितना है, राजस्व आय, राजस्व प्राप्तियां हमारी है लगभग 60,000 करोड़ राजस्व प्राप्तियां। ये देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है, थोड़ा फ्रेश इस पर लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पर तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। राजस्व घाटा निकालने का जो फार्मूला होता है वह है राजस्व व्यय, थोड़ा हम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माइनस राजस्व प्राप्तियां। ठीक है। तो हमारा राजस्व व्यय कितना है? लगभग हमारा राजस्व व्यय 80,000 करोड़ और हमारे राजस्व प्राप्ति कितना है? 60,000 करोड़। ठीक है। तो हमारा राजकोषीय घाटा हमारा कितना हो रहा है? राजकोषीय घाटा हमारा लगभग 20,000 करोड़ का हमारा राजकोषीय घाटा हो रहा है। जी बिल्कुल सही। और हमें ऑप्शन भी वही दिखा रहा है, राजकोषीय घाटा हमारा 20,000 करोड़ का है। यहाँ पर इसी कारण ऑप्शन सही हो जाता है। फिर दूसरा का राजस्व घाटा, राजकोषीय नहीं, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये दिखा रहा है कि राजकोषीय घाटा हमारा 10,000 करोड़ का है। देखिए राजकोषीय घाटा हमेशा सरकार के कुल उधार के बराबर होता है। सरकार जितना उधार लेती है उतना राजकोषीय घाटा होता है। तो यहाँ पर सरकारी बजट का कितना उधार लिया गया है? तो 10,000 करोड़ उधार लिया गया है। तो वही 10,000 करोड़ यहाँ पर हमारा राजकोषीय घाटा यहाँ पर हमें दिखा दे रहा है। ये कथन यहाँ पर सही हो जाता है। फिर यहाँ पर दिखा रहा है कि प्राथमिक घाटा हमारा 4,000 करोड़ का है। तो क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा ये किस तरीके से दर्शा जाता है? तो जो प्राथमिक घाटा है हमारा, उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ब्याज का भुगतान हमें कितना करना है वो यहाँ पे डिपेंड होता है। तो हमारा राजकोषीय घाटा कितना है हमारा? तो हमारा राजकोषीय घाटा हमारा है, राजकोषीय घाटा क्या होता है कि हमने उधार कितना लिया है, हमारे घाटे को पूर्ति करने के लिए हमने बाजार से उधार या फिर कितना लिया है? तो हमने 10,000 करोड़ का उधार लिया है और हमें ब्याज का भुगतान कितना करना है? तो हम यहाँ पर बता दे रहा है कि हमें ब्याज का भुगतान 6,000 करोड़ का करना है। ठीक है,
6,000 करोड़ का हमें करना है। तो मतलब कितना बच रहा है, तो फिर हमारा जो प्राथमिक घाटा बन रहा है वो 4,000 करोड़ का बन रहा है, 4,000 करोड़ का बन रहा है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारा प्राथमिक घाटा 4,000 करोड़ का है। देखिए इसी कारण यहाँ पर ही तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। केवल हम आपको राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, उसके बाद प्राथमिक घाटा, इनकी डेफिनेशन याद होने से जरूरत नहीं है। वो किस तरीके से निकाला जाता है वह भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन बदला हुआ है और पीवाईक्यू के माध्यम से हम आजकल क्वेश्चन ट्रेंड किस तरह से बदला हुआ है हम देख सकते हैं। इसी कारण हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह 1 2 3 हो जाता है। तीनों का यहाँ पर सही है। फिर देखिए अगेन 2025 का ए सेट का 65 वाला क्वेश्चन यही है। यहाँ पर थोड़ा डाटा वगैरह दिया हुआ है और उसी के आधार पर हमें हमें पूछा जा रहा है कि मतलब ये कौन सा कथन इसमें सही है। एक देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ का है, ठीक है। हमने राजकोषीय घाटा किस तरीके से निकालता है, ऊपर देख सकते हैं हम कि राजकोषीय घाटा हमने जितना हमारा उधार होता है उतना उतना हमारा राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है। वही किसी देश का राजकोषीय घाटा लगभग 25,000 करोड़ का है। यह गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियां के माध्यम से 10,000 करोड़ प्राप्त कर रहा है, ठीक है। यह देश की ब्याज देनदारियां 1,500 करोड़ की है। तो सकल प्राथमिक घाटा कितना होता है। देखिए राजकोषीय घाटा में आपने आपने हमने उधार कितना लिया हुआ है वो यहाँ पर इंक्लूड है। मतलब हमने राजकोषीय घाटा यहाँ पर लगभग हमारा 50,000 करोड़ का, तो हमने उधार भी 25,000 करोड़ का लिया हुआ है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा गुमराह करने के लिए 10,000 करोड़ का डाटा यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पूंजी प्राप्ति यहाँ पर दिखाता है। तो वही हमें अभी हमें निकालना है सकल प्राथमिक घाटा। सकल प्राथमिक घाटा हमें निकालना है, ठीक है। तो सकल प्राथमिक घाटा हम किस तरीके से निकालेंगे, तो जो हमारी राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा में से हमें ब्याज कितना भुगतान करना है, ब्याज का भुगतान। तो राजकोषीय घाटा हमारा कितना है, लगभग हमारा राजकोषीय घाटा है 50,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का। और हमें ब्याज का भुगतान कितना करना है, हमें 1,500 करोड़ का ब्याज का भुगतान करना है। तो मतलब यहाँ पर बच कितना रहा है नीचे, तो वही हमारे 48,500 करोड़, यह हमारा लगभग क्या कहते हैं सकल प्राथमिक घाटा है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल करके भी इसका आंसर आपको निकलना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। 2025 के ए सेट का 10वां क्वेश्चन ये, पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की देनदारियां पैदा करती है, यह सरकार की संपत्ति में कमी का यह संपत्ति के सरकार की संपत्ति में कमी का कारण यह बनती। जी बिल्कुल से, अगर पूंजीगत प्राप्तियां आप कहीं ना कहीं से पैसा ले रहे हो या फिर, लेकिन वो पैसा किस लिए लिया जा रहा है, आपको वहां से नया पैसा मतलब पूंजीगत प्राप्तियां होती है, आपने कहीं और पैसा लगाया था उससे आपको लाभ प्राप्त हो गया, ठीक है। उधार और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां होती, जी बिल्कुल सही। ऋणों पर ब्याज सरकार की देनदारियां पैदा करती है, जी नहीं, ऋणों पर ब्याज सरकार की देनदारियां पैदा नहीं करती, बल्कि यह सरकार के पास पैसा आ रहा है ना, सरकार ने किसी को ऋण दिया था उससे पैसा आ रहा है, ये सरकार को मतलब राजस्व आय प्राप्त हो रही है यहाँ से। इसी कारण ये देनदारियां मतलब देनदारी पैदा नहीं करती। इसी कारण तीसरा कथन यहाँ पर गलत होता है। अगर तीसरा आपने गलत मान लिया तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है हमारा 1 और 2 यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो देखिए टेक्निकल इशू के कारण हमारे कल ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करने के रह गए थे, लेकिन मतलब जैसे मैंने आप लोग सभी लोगों से वादा किया था कि हम अप टू डेट क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, तो उसी के माध्यम से हम क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। अब हम जब हमारा थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था किसका क्या बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लगभग 15 साल के क्वेश्चन का, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन के ज़्यादा पीछे जाने से मतलब हम ज़्यादा मतलब वहाँ पर एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल से चर्चा करने से अच्छा है कि हम लगभग वहाँ पर जो की टर्म आएगी उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो वही देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में 4 गुना वृद्धि हुई है। देखिए क्वेश्चन कब पूछा जा रहा है, 2010 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आ गया था, मतलब अमेरिका के एक सब प्राइम मतलब वहाँ पर बैंक थोड़ा उसमें क्राइसिस मतलब वहाँ की थोड़ी इसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन तो डाउन हो गई थी। तो देखिए अब ग्लोबल इकोनॉमिक हो गई है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक होने के कारण एक देश में जब कोई थोड़ा सा मतलब जो अब देखो अमेरिका एकदम स्ट्रांग कंट्री है, उसमें कोई अगर थोड़ा बहुत उछाल
उथल पुथल होता है तो उसका इफेक्ट बाकी देशों पर पड़ता है, उनके उनके ऊपर, अमेरिका के ऊपर, जो देश निर्भर है उनके ऊपर। तो इसी कारण हमारे जीडीपी में 4 गुना वृद्धि हो गया, ऐसा नहीं है। इसी कारण पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। पिछले 10 वर्षों में जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी में गिरावट आई है। जी बिल्कुल सही। वहाँ पर थोड़ा सा एलपीजी पॉलिसी को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा था। सरकार जो है अपने संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र में से सरकार विनिवेश करती जा रही थी, इसी कारण जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें हिस्सेदारी में गिरावट आ रही थी। इसी कारण हमारा जो दूसरा कथन है वह सही हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त को योग में हमें बताना है। मंदी शेयर की कीमतों में गिरावट लाती है। देखिए, वो गिरावट लाती है नहीं लाती है, इसके पहले हमें मंदी क्या होती है वो समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मंदी? वो किसी मतलब क्या कहते, मुझे पता नहीं आपकी तरफ किसी महिला का नाम होता नहीं वो, लेकिन हमारी तरफ एक महाराष्ट्र में मंदी एक महिला का नाम भी होता है। तो इसी कारण मतलब वो मंदी क्या होती है वो पहले जानने से पहले मंदी होती क्या है, वो शेयर बाजार में मतलब गिरावट लाती नहीं लाती, उसको जानने से पहले मंदी होती क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। मंदी में एक्चुअल में क्या होता है, और जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो डिमांड रहती है, डिमांड हो जाती है कम। लोगों के पास पैसा नहीं रहता है तो लोग भाई साहब क्यों, मतलब लोगों के पास थोड़ा सा पैसा नहीं रहता, लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करते, इसी कारण अर्थव्यवस्था में मंदी आती है। अर्थव्यवस्था में अगर मंदी आ गई तो मार्केट में जो किसी वस्तु का प्राइस वो बढ़ेगा नहीं, वो स्टेबल रहेगी, या फिर स्टेबल भी नहीं रहेंगे, वो और कम होते जाएंगे। क्योंकि सेलर को पता है अगर ये प्रोडक्ट है, भले मैं उसको 10% 50% मार्जिन के ऊपर बेचने चाह रहा हूँ, अगर ये मतलब मैं अभी नहीं बेचूंगा तो ये खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो अभी मतलब मुझे जो 10% या फिर 50% जो मार्जिन मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। सेलर कहता है भाई साहब जाने दो, 10 छोड़ो 50 छोड़ो, 5% का मार्जिन मिलता है तो अच्छी बात है। तो सेलर मतलब उसको प्राइस डाउन कर देता है उस प्रोडक्ट का। इसी कारण मार्केट में जो अगर मार्केट में क्या कहते हैं वस्तु का दाम कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो सप्लाई कम हो गई तो वस्तु का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन भी कम हो जाता है। उत्पादन अगर कम हो जाएगा तो इस उत्पादन करने वाले जो लोग रोजगार में लगे हुए थे उन लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों की आय कम हो जाएगी। लोगों की आय कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो लोग फिर आगे वस्तु की खरीद नहीं करेंगे, इसी कारण फिर डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, लोगों के पास ये इस तरीके से पूरा चक्र घूमता रहता है। तो इसी कारण देखिए फिर इसी तरीके से लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो लोगों के पास पैसा है वो सेविंग करेंगे, वो बाजार में उनको अनावश्यक चीजों में नहीं लगाएंगे। उनको पता है कि भाई साहब अभी मंदी का दौर चल रहा है, पता चले कि हमें कब किस चीज की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसी कारण शेयर के बाजारों में कीमतों में गिरावट आती है, क्योंकि लोग अपना मार्केट से अपना पैसा पीछे खींचना चाहते हैं। देखिए, पहला कथन यहाँ पर सही हो जाता है। मंदी विकास दर में गिरावट लाती है। देखिए, मंदी विकास दर में एकदम से गिरावट नहीं लाती है, धीरे धीरे मतलब ये विकास दर कम हो जाता है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर चक्र देखिए, यहाँ पर पूरा साइकिल जो आर्थिक विकास जो आर्थिक विकास का जो साइकिल है पूरा उल्टा फिर रहा है। इसी कारण विकास दर में एकदम गिरावट नहीं है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, मतलब दीर्घकालिक इफेक्ट है, एकदम से तुरंत आने वाला इफेक्ट नहीं। इसी कारण मतलब देखो मंदी आ रही तो सरकार जो है अपना व्यय बढ़ाकर कल्याणकारी या फिर अपना सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर मंदी की स्थिति को वह कंट्रोल भी कर सकती है। जैसे कोविड महामारी के बाद क्या हुआ, लोगों के पास पैसा नहीं था तो लोग सरकार ने क्या कहते हैं बाजार में सरकार ने बाजार में पैसा एक्सप्लोर किया, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा देने का प्रयास किया। आरबीआई ने अपनी ब्याज दरें घटा दी ताकि लोगों को आसानी से ज्यादा ऋण मिल जाए और लोग बाजार में ज्यादा पैसा खर्च कर पाए, तो एक मतलब अर्थव्यवस्था को एक बूम मिल जाए। इस तरीके से देखो तो मंदी विकास दर में गिरावट लाती है ऐसा नहीं है, मंदी जीडीपी में गिरावट लाती है। देखिए ये सभी चीजें वही है कि एकदम से ये सब नहीं आता है। एक मतलब मंदी जो है इसका इफेक्ट लगभग 3-4 सालों बाद दिखने पड़ता है, एकदम से ऐसा नहीं होता है। इसी कारण ये यहाँ पर दोनों कथन गलत हो जाते हैं और हमारा जो एक कथन है वो सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कृत्रिम मुद्रा किसे माना जाता है? सबसे पहले यहाँ पर मतलब हम जान लेते हैं जो एडीआर है, जीडीआर है, एसडीआर है, और क्या बोलते हैं एडीआर और एसडीआर दोनों। देखिए कृत्रिम मुद्रा वह होती है मतलब जो किसी एक विशेष देश द्वारा मतलब लीगल क्या कहते हैं, जो विभिन्न देशों की जो स्ट्रांग करेंसी होती है, स्ट्रांग करेंसी के सापेक्ष इतर मुद्रा के वो कितने तरीके स्टैंड करती है उसके माध्यम से। देखिए इसकी डेफिनेशन आप ये बाकी ऑप्शन के बारे में हम जब देखेंगे तब अच्छे से जान पाएंगे। देखिए अब एडीआर क्या होता है, मान लीजिए कोई भारत का
निवेशक है, भारत का निवेशक, यह क्या करता है, जो अमेरिका का शेयर मार्केट है, अमेरिका का शेयर मार्केट, ठीक है, यहां पर भारत का निवेशक करता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तब जब निवेशक अमेरिकी शेयर मार्केट में निवेश करता है, तो उसे, अब आपके पास कोई ना कोई, मतलब आपने वहां पर निवेश किया, आपके पास कोई ना कोई एक रिसिप्ट होनी चाहिए। तो जो निवेशक को मिलती है रिसिप्ट, जो उसको रिसिप्ट मिलती है ना, तो उसी को कहते हैं एडीआर, ठीक है। ये अमेरिका केस में, जब देखिए जो भारत का निवेशक है, अब आते हैं हम जीडीआर के ऊपर, जो भारत का निवेशक है वह जब यूरोपीय बाजार में जब निवेश करता है, तो वहां से उसको जो रिसिप्ट प्राप्त होती है वो होती है जीडीआर, ठीक है। अब आते हैं हम एसडीआर के ऊपर, और एक्चुअल में जो कृत्रिम मुद्रा है वह हमारे एसडीआर है। इसका कोई, इस क्वेश्चन का आंसर जो वो एसडीआर है। देखिए एसडीआर में यहाँ पर कोई मुद्रा जारी नहीं की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से यहाँ पर कुछ संपत्ति, विदेशों की संपत्ति आरक्षित, जो अपनी तरीके से योगदान देगा उसी तरीके से संपत्ति यहाँ पर अर्जित की जाती है। ये एसडीआर जो है वो आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है, यह जारी किया जाता है। जो मतलब अमेरिका है, अमेरिका के जो मतलब अमेरिका की तुलना में जो इतर स्ट्रांग करेंसी, यूरो हो गया, उसके बाद जापानी येन हो गया, रूबल हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं अन्य मुद्रा के सापेक्ष यह पाउंड हो गया, इसका एक पूरा बास्केट होता है, उसी के आधार पर यह एसडीआर जारी किया जाता है। तो उसी का मतलब उसके बाद अन्य देश अपना जितना वहां पर योगदान देते, वहां पर जितना मुद्रा जमा कर देते, उससे के सापेक्ष उनको वहां से उधार लेने की क्षमता, उनकी देश की करेंसी की स्ट्रांगनेस वहां से मिल जाती है। तो जो कृत्रिम मुद्रा होती है वो एसडीआर होती है। एडीआर और एसडीआर ये दोनों नहीं होती है, हमने यहाँ पर जान लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति का सूचक है? आपने मुद्रास्फीति के बारे में जाना होगा। मुद्रास्फीति मतलब जहां पर महंगाई बढ़ती है। और अपस्फीति क्या होती है? अपस्फीति ये होती है जहां पर महंगाई बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है, तो उसी को अपस्फीति कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अन्य मुद्रा के मुकाबले एक मुद्रा के मूल्य में अचानक गिरावट आती है। देखिए यह मूल्य, इसको मूल्यह्रास बोलते हैं, ये अपस्फीति नहीं होती है। एक अर्थव्यवस्था में वित्तीय और वास्तविक दोनों क्षेत्रों में लगातार मंदी आती है। देखिए मतलब वहां पर वस्तुओं के, यहाँ पर क्या है, वस्तुओं के दाम कम हो जाते हैं, महंगाई कम हो जाती है। मतलब वित्तीय क्षेत्र में ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र जो शब्द डला हुआ इसके कारण ऑप्शन का होता है। यह वस्तु और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को दर्शाता है। जी बिल्कुल सही है। जो हमारा अपस्फीति का जो सही तरीके से परिभाषा यहाँ पर दिखाता है कि वस्तु और सेवाओं की सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट होती है, उसको अपस्फीति कहते हैं। इसी कारण हमारा जो ऑप्शन है वहाँ पर सी सही हो जाता है। और जो बाकी ऑप्शन है, यह समय की अवधि में मुद्रास्फीति दर की में गिरावट है, आधी अधूरी बात सही है। यहाँ पर वस्तु सेवा का जिक्र नहीं, इसी कारण ये ऑप्शन सही नहीं होता। यहाँ पर सही जो ऑप्शन होता है हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अब देखिए थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में के संदर्भ में निम्नलिखित में सबसे पहली घटना कौन सी थी? तो देखिए सबसे पहले अगर घटना देखें, पहले पंचवार्षिक योजना क्या लगता है आपको? 1951 में लागू कर दी गई थी, ठीक है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम का अधिनियमन देखिए 1934 में आरबीआई एक्ट बना था। फिर इंपीरियल बैंक बनाया गया था, हाँ इंपीरियल कहते शायद उसको, थोड़ा मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। फिर मतलब आरबीआई का जितना आरबीआई में वो तो पहले मतलब गवर्नमेंट बैंक नहीं था, फिर आरबीआई में अपना 100% स्वामित्व सरकार ने कर लिया। फिर देखिए अगर हमें आगे क्या कहते हैं विकास करना है, तो हमारे पास एक स्ट्रांग बैंक होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, स्ट्रांग करेंसी होनी चाहिए। इसी कारण बैंकों को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में चलाया गया, पारित कर दिया गया। फिर उसके बाद लगभग 1955 में भारतीय एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण क्या होता है, मतलब पहले वो प्राइवेट बैंक थी, बाद में उसे राष्ट्रीयकरण करके उसको सरकारी स्वामित्व में लिया गया। फिर बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण लगभग 1955 में कर दिया गया। तो देखिए यही सबसे पहली घटना यहाँ पर कौन सी थी? फिर वही बैंकिंग विनियमन अधिनियम का अधिनियमन किया गया था, ठीक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए हमारे तरफ एक कहावत थी पहली,
कहावत नहीं, मतलब एक बोलचाल में कहा जाता था, उत्तम शेती, दुय्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ऐसा कहा जाता है। मतलब थोड़ी मतलब है जो पुराने लोग हैं उनके द्वारा ही कहा जाता है कि उत्तम खेती मतलब खेती बाड़ी सबसे अच्छी है। फिर दूसरे जो जो 2 नंबर का धंधा है उसे जॉब वगैरह कहते थे। फिर तृतीय मतलब फिर बात, अगर आपके पास दोनों आपको नहीं, मतलब आप क्या कहते हैं, ना खेती में अच्छे कर पाते हो ना आपके पास कोई बिजनेस चल पाता है, तो फिर आप किसी में जाकर किसी की चाकरी कीजिए। तो उसी तरीके से मतलब थर्ड स्तर पर क्या कहते हैं नौकरी को रखा था। लेकिन वही इस तरीके से अब इंडिया में रिजन क्या हो चुका है, सबसे पहले अब ये हो चुका है कि उत्तम नौकरी, दुय्यम व्यापार, व्यापार अपने स्थान पर ही बना हुआ है, और तृतीय खेती मतलब खेती बाड़ी, ये खेती बाड़ी ये कर दिया गया है। तो वही अर्थव्यवस्था में योगदान देने के क्रम में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वही सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहता है, फिर उद्योग का रहता है, फिर कृषि का रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर सही हो जाता है। निम्नलिखित में से देशों में किसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे कम है? 2003 का क्वेश्चन है। उस टाइम क्या बोलते हैं, उस टाइम जो आंकड़े थे, उस टाइम के आंकड़ों अनुसार सबसे कम भारत का ही था। लेकिन अगर हम करंट के बेस पर देखें, अभी अभी चीन का प्रति व्यक्ति आय कितना है? चीन का लगभग प्रति व्यक्ति आय $3000। इंडोनेशिया का कितना है? इंडोनेशिया का अभी है लगभग 3000 नहीं, यहाँ पर 13000 है। इंडोनेशिया का कितना है? इंडोनेशिया का लगभग अभी $6000 है। श्रीलंका का अभी क्राइसिस आया था, इसी कारण श्रीलंका का अभी कितना है? लगभग इनका 2300 से $2500 है। और भारत का कितना है? भारत का अभी है लगभग $2700, ये प्रति व्यक्ति है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर बदल गया है, श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित गतिविधि पर चर्चा कीजिए। और वही अब स्थिर कीमतों पर, कारक लागत पर, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी में इन क्षेत्रों का योगदान घटते क्रम में लगाना है हमें। मतलब देखिए 2002 का क्वेश्चन है या, और उस टाइम मतलब कारक लागत मतलब क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट, कि किसी गतिविधि का संचालन करने के लिए कितना कारक लागत आती है, उसी के अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वही इस अभी उस टाइम इस क्वेश्चन का सही आंसर यही था, 1342। 13 मतलब पहला सबसे घटते क्रम में सबसे कम आता है कृषि में, ठीक है, 1 नंबर पर। और उसके बाद सबसे उससे थोड़ा ज़्यादा कारक लागत आती है व्यापार, होटल और परिवहन संचार में। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवा में आता है 4 नंबर पर। और फिर उसके बाद आता है यह विनिर्माण क्षेत्र, 4 नंबर पर ही आ जाता है। घटते क्रम में यही इसका क्रम है। रिकॉर्डिंग शुरू। नब्बे के दशक के दौरान विकासशील देशों में वैश्विक पूंजी प्रवाह में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। और पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट और लैटिन अमेरिका अनुभव को देखते हुए मेजबान के लिए किस प्रकार का प्रवाह अच्छा है? मतलब कौन सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देश में क्या स्थायी रूप से बना रहता है? देखिए वाणिज्यिक ऋण, यह वाणिज्यिक ऋण हो गया। उसके बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हो गया, बाहरी वाणिज्यिक उधारी हो गई। ये जो तीनों तरीके से उधारी है, ये देश में कोई दीर्घकालिक रहती नहीं है। जब देश में कोई थोड़ी सी उथल पुथल हो जाती है तब यह निवेश तुरंत देश से बाहर चल जाता है। लेकिन जो एफडीआई होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यह चिरकाल तक बना रहता है। इसी कारण यह सबसे अधिक अच्छा प्रभाव जो होता है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। किसी देश को कर्जे के जाल में तब कहा जाता है, मतलब कर्जे का जाल वही, अगर देश बहुत कोई देश अगर ऋण ऋण जाल में बहुत अधिक फंसा हो तो उसे कब कहा जाता है? जब उसका बकाया ऋणों पर ब्याज भुगतान करने के लिए उधार देना पड़ता है, उस स्थिति मतलब उधार जो उसने उधार लिया है उसको चुकाने के लिए देश और उधार लेता है, उसी को कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय वही थोड़ा सा की टर्म है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो वही बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी घटा जाता है, यही इसका सही आंसर है। अब देखिए, अब ये थोड़ा सा मतलब उस टाइम में थोड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन इसका भी आंसर अब आज की स्थिति में थोड़ा बदल चुका है कि वहाँ पर कुछ राज्य दिए गए, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद के स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित इसमें अवरोही क्रम यहाँ पर बताना है कि मतलब सबसे ज़्यादा किस
सबसे कम, सबसे उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, फिर इस तरीके से किस देश की ज़्यादा आय उसे हमें बताना है। उस टाइम इसका जो आंसर था वह डी था। डी मतलब क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का था, फिर उससे कम गुजरात आता था, फिर उससे कम लगभग कर्नाटक आता था, फिर उससे कम तमिलनाडु आता था। लेकिन आजकल ये रुझान बदल चुका है। आजकल रुझान ये बदल चुका है, सबसे ज़्यादा अब आ रहा है कर्नाटक का, फिर उससे थोड़ा सा कम है इसका, किसका, तमिलनाडु का, फिर उससे कम है गुजरात का, फिर उससे कम है महाराष्ट्र का। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कर्नाटक एक आईटी हब है। वहाँ पर लगभग सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवा है वो सारी वहाँ पर जाती है। तमिलनाडु ऑटोमोबाइल सेक्टर का ये हब है। गुजरात गुजरात विनिर्माण के लिए हब है। ठीक है, हाँ, गुजरात विनिर्माण के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र देश का सबसे अधिक जीडीपी वाला देश है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण इसका थोड़ा जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम हो गया। इसी कारण इस क्वेश्चन का आंसर अभी ये थोड़ा बदल चुका है। निम्नलिखित देशों की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप किसमें किया जाता है? वही प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में इसका माप किया जाता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अधिक है, क्योंकि बाद में निम्नलिखित दर को ध्यान में रखा जाता है। किस दर को ध्यान में रखा जाता है? वही मूल्य स्तर में वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है। फरवरी 1999 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एससीओ द्वारा जारी नई सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी श्रृंखला निम्नलिखित आधार मूल्य के संदर्भ में क्या है? तो वही 2002 का क्वेश्चन है। और आधार मूल्य कौन सा है वो पूछा जा रहा है। तो उस टाइम लगभग 1993 और 94 आधार मूल्य था। अभी करंट बेस पर हमारा जो आधार मूल्य 2011-12 है। हालांकि अभी इसमें समीक्षा करके 2000 लगभग 21-22 क्या होगा ये, लगभग अभी 2021-22 करने का कहा गया था, लेकिन अब थोड़ा सा मतलब इसको और चेंज करके 2022-23 करने के लिए कहा गया है। और इसके लिए समिति भी गठित की गई थी, इसके उन्होंने करने के लिए कहा है। लेकिन अब कब से लागू होगा इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं है, लेकिन जल्द ही ये दोनों सालों में से इसको कर दिया जाएगा। अब वही कहा जा रहा है कि ये मतलब सूचियों को हमें मिलाना है। बूम मतलब इसका अर्थ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास कहाँ पर हो जाता है, मतलब थोड़ा सा जल्दी विकास कहाँ पर होता है। तो वही बृहस्थ मतलब बूम का अर्थ क्या होता है? वही बृहस्थ स्तर पर आय, उत्पादन, रोजगार में वृद्धि के साथ साथ आय स्तर पर व्यावसायिक गतिविधि, ये इसका सही पेड़ है। मंदी क्या होती है? व्यापारिक गतिविधि धीमी होने के साथ साथ आय, उत्पादन, रोजगार में धीरे धीरे गिरावट होती है। औसत क्या होता है? अल्प रोजगार, बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर व आय, उत्पादन, रोजगार में भारी गिरावट, इसका सही आंसर है। रिकवरी कीमतों, आय, उत्पादन, रोजगार के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि, इसका सही आंसर ये ए हो जाता है। अभी मतलब हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन बाकी है। एक खुली अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय, वही हमारे यहाँ पर जो हमारे आय विधि करने का मतलब वो फॉर्मूला पूछा गया है, वो जो आपको याद ही रहता है। वही मतलब हमें राष्ट्रीय आय गणना करने की यहाँ पर पूछा जा रहा है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कंज्यूमर आय प्लस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। आय का मतलब सी का मतलब क्या होता है? जो उपभोग है उस वह। आय मतलब इन्वेस्टमेंट, और जी मतलब गवर्नमेंट का निवेश, और आयात माइनस निर्यात, वो इसका हो जाता है। 1980 के बाद भारत में कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी क्या हो रही है? तो वही बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। लगभग 99 का क्वेश्चन है, वही कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। एक उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है कब? जब वह आय के एक निश्चित स्तर में के साथ अपनी जरूरत को पूरा करने में सक्षम हो तब। आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से निम्नलिखित के दृष्टिकोण पर अधिक जोर देता है। तो वह उत्पादक के वहां पर ज्यादा मतलब आपूर्ति पक्ष क्या करता है? उत्पादक का फेवर देखता है ना, कि उत्पादक कब ज्यादा मार्केट में ज्यादा आपूर्ति करता है, कब कम करता है, वही उस टाइम।
राष्ट्रीय आय क्या है? तो जो हम मतलब सारे इस तरीके से हमारी गणना करते हैं, तो एक कारक लागत या फिर बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो वही कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यही इसका आंसर सही हो जाता है। किसी देश में आर्थिक आय का पुनर्वितरण सर्वोत्तम रूप से निम्नलिखित माध्यम से किया जा सकता है। किसके माध्यम से? तो वही प्रगतिशील कराधान को प्रगतिशील व्यय के साथ संयोजित करने के माध्यम से किया जाता है। भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति के घटकों के रूप में स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो वही स्थिरीकरण एक क्रमिक बहुचरणीय प्रक्रिया है, जबकि संरचनात्मक समायोजन एक त्वरित अनुकूल प्रक्रिया है। यही इसका सही आंसर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक समायोजन। हाँ, बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर होने के बावजूद भारत में कम विकास दर का मुख्य कारण क्या है? तो वही हमारे पास उच्च पूंजी लेकिन उत्पादन अनुपात हमारे पास कम, इसी कारण हमारी जो विकास दर है वो कम है। लगभग हमें क्या बोलते हैं, ये हमारा विकास दर का कम कारण। ठीक है, तो देखिए मतलब आज हमने लगभग जो हमारा बचा हुआ पोर्शन था उनका मैक्रो इकोनॉमिक के क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया, जहाँ पर आपने आपको आशा करता हूँ कि आपको बहुत की टर्म समझने के लिए मिले होंगे। और चलिए फिर मतलब संडे को हम तो छुट्टी रखते हैं, आज तो सैटरडे है, तो फिर चलिए मिलते हैं मंडे के सेशन में, और वहाँ पर हम जल्द ही जो इंडियन टैक्स सिस्टम है या फिर जो मुद्रा बैंकिंग है उस टॉपिक की पीवाई का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप सभी का अभी तक के सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।